Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. I am your CLAT PG educator Manjari Singh. So आज हम डिस्कस करेंगे CLAT PG 24 के essentials के बारे में। अब बहुत ही आपके लिए क्रूशियल टाइम चल रहा है जहां पर आपके लिए सब कुछ पढ़ पाना इज नॉट पॉसिबल। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको बहुत ही सही फोकस्ड होके कोई भी चीज प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर यू नीड टू नो कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग कंपटीशन प्रिपरेशन। ये हमारा सेमेस्टर्स का एग्जाम नहीं है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया और या फिर प्रीवियस ईयर में जो आया है सिर्फ वो हम पढ़ के चले गए कि रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच पर्टिकुलर रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस हमें लगाने हैं। ये सब कुछ अप्रोच अब आ गया है समय फॉलो करने का, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास 5 महीने भी पूरे नहीं हैं। 3 दिसंबर 24 को आपका क्लैट पीजी का पेपर होने वाला है, तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए 6 जुलाई से हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो चुका है। ये सेकेंड बैच है जो लॉन्च हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैं इसमें पढ़ाती हूँ 6:30 बजे एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है एंड यू आर टारगेटिंग फॉर क्लैट पीजी 24, सो यूज माय रेफरल कोड msing10 एंड यू कैन एनरोल एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सही टाइम पर प्रिपरेशन करने के लिए सही टाइम पर बैच को ज्वाइन करना। आपके पास 3 तरह की फैसिलिटीज हैं, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स। आप अपनी सुविधा अनुसार इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो भी लगता है रेलेवेंट। फिर अगर आप 15 जुलाई तक एनरोल करते हो तो आपको मिलेगा 20% ऑफ अनअकैडमी क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पर, बी इट 6 मंथ्स, बी इट 12 मंथ्स, बी इट 18 months. What you have to do, you have to just use my referral code msing10 and you will get a straight 20% discount on CLAT PG subscriptions. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में हम सारे के सारे आपके जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं। एजुकेटर्स आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी कंडक्ट कराए जाते हैं क्लास के दौरान। प्लस स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न है एलएलएम को ध्यान में रखते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर जो भी इन क्लास आपके पास डिस्कस करेगा एजुकेटर, वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है अलॉन्ग विद द डेली केस एनालिसिस। अगर आप पूरा बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हो लेकिन सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लैट पीजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये जो कोर्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे, इसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपका पूरा कवर करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। स्ट्रक्चर्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे यहाँ पर एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो ऑफर्ड प्राइस चल रहा है वो है 15,999। अगर आप ये कोड मेरा यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। Now the most important thing is that Unacademy has come up with the July mock test calendar for CLAT PG. 2nd of July, that means Sunday and Saturday को आप देख सकते हो यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। 2 जुलाई को 2 बजे, सारा टाइम 2 बजे दोपहर का ही है। ठीक है, ये फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है ऑल इंडिया, ये हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, 2 जुलाई को ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट ये ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। एंड जो हमारे यहाँ अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो प्लस वाला, तो आप देख सकते हो कि एक महीने में मतलब 22 से 30 सिर्फ 8 दिनों में यू आर गोइंग टू गिव द 3 मॉक टेस्ट, जो बहुत अपने आप में अच्छी चीज है एंड आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अगर देख रहे हो कि अगर 8 दिन में आप 3 मॉक दे रहे हो, तो इसी तरीके से आने वाले टाइम में यही फ्रीक्वेंसी अगर रहेगी तो आप कितने सारे मॉक्स प्रैक्टिस कर पाओगे। सो द अपकमिंग मॉक्स आर गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन 22 जुलाई, 23 जुलाई एंड 30 जुलाई। ठीक है, 2 बजे का टाइम रहेगा। ये वो सिर्फ उनके लिए है जो प्लस बैच ज्वाइन करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑल इंडिया क्लैट पीजी प्लस मॉक टेस्ट। सो डू एनरोल नाउ। मॉक टेस्ट के लिए कम से कम एनरोल कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। आपको भी मालूम है कि क्लैट पीजी का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो 2020 के बाद से हुआ है और हमारे पास बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल नहीं है। कम से कम हमें 10 साल के पेपर लगाने होते हैं, बट 10 साल के पेपर आपके पास नहीं है नए पैटर्न पर। तो नए पैटर्न पर अगर हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, तो अगर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है,
ये है मेरी स्पेशल लाइव फ्री क्लास जो मैं अनअकैडमी पर लेती हूँ। ये फ्री क्लास होती है, ये लाइव क्लास होती है 6:30 PM पे एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। आपको ये QR कोड स्कैन करना है और आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुंच जाओगे, जहाँ पर आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी देख सकते हो एंड अपकमिंग क्लासेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम का चैनल हमारा क्लैट पीजी का। अगर आप इसको स्कैन करके ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, जहां से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग LLM एग्जाम्स एंड अलोंग विद दैट जो भी कोर्सेज आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, मॉक टेस्ट रिलेटेड सब कुछ आपको न्यूज यहाँ पर मिलती रहेगी। नाउ व्हाट इज द सीन हियर कि अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एज आई सेड कि भाई मैं क्लैट 2024 के एसेंशियल्स के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब वो आपको फॉलो करना है क्या और क्या नहीं फॉलो करना है, दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, सबसे पहले ये समझने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं ये तो समझूं कि आखिर किन कैटेगरीज, कितनी तरह के सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज हैं जो क्लैट पीजी में है हमारे पास। ठीक है, क्लैट पीजी में जनरली हम दो अभी तक बात कर रहे थे, मेजर और माइनर, लेकिन इट्स नॉट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस मेजर एंड माइनर। यहाँ पर मैं इसको और बाइफरकेट करूंगी। पहली कैटेगरी में आई विल पुट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, आई विल पुट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट पेपर हो गया। नाउ इन द सेकेंड कैटेगरी आई विल पुट द क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, jurisprudence, PIL। क्रिमिनल लॉ में समझ रहे हो आप, IPC, एविडेंस और CRPC तीनों कवर हो गया। टॉर्ट्स आप चाहो तो मिसलेनियस में भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार ही आता हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंपॉर्टेंट है। IPR, इन्वायरमेंट, ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, एंड द थर्ड कैटेगरी कम्स ऑफ मिसलेनियस। मिसलेनियस जो कि बदलता रहता है, कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से पूछ लेंगे, कभी लैंड लॉ से पूछ लेंगे, कभी लेबर लॉ से पूछेंगे, कभी हो सकता है इन सबसे पूछें, कभी नहीं पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज होता रहता अप्रोच है क्लैट पीजी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मालूम हो कि मेरे पास 3 कैटेगरी है। अब जिस तरीके से मैंने इस कैटेगरी को मेंशन किया है उसी हिसाब से आपको प्रायोरिटी भी देनी है। क्या? सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में, क्योंकि ये सारे पेपर का बेस है। अगर आपने एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्लियरली पढ़ लिया तो आप काफी हद तक अपने बाकी पेपर्स को पढ़ने में इजी आपको लगेगा, मतलब ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस की तरह काम करेगा, ये बहुत ही बेसिक चीजों से बात करता है। तो अगर आप कोई और साथ में पेपर बाद में पढ़ोगे तो हेल्प आपको ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, क्योंकि वो चीजें टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करके आ जाती हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्रिमिनल लॉ को ध्यान दिया हो, क्रिमिनल लॉ में आपने IPC को पढ़ा हो, आपने CRPC देखी हो और आपने एविडेंस देखा हो। ठीक है, अब इसमें भी प्रायोरिटी ऐसी रहेगी, नंबर 1 पे IPC, नंबर 2 पे CRPC, नंबर 3 पे एविडेंस। कैसे? IPC में आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, वो कुछ भी पूछा जा सकता है। CRPC में क्या है कि कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं, वो आप समझ सकते हो। जो थोड़े थोड़े प्रोविजंस है, जो इंडिपेंडेंट प्रोविजंस है, वो इतने नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अरेस्ट का प्रोविजन हो, अरेस्ट वाले हो गए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FIR इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसीजरल इन्वेस्टिगेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। ट्रायल वाला टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, बेल वाला टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ये एक पूरा पूरा जो फुल लेंथ आंसर जिसपे बनता है, वो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है CRPC में। इन द सेम वे एविडेंस में आप देख सकते हो, आप मेजर मेजर टॉपिक कंप्लीट करो। बर्डन ऑफ प्रूफ आपने पढ़ लिया एक साथ, आपने विटनेसेस का एग्जामिनेशन एक साथ पढ़ लिया, आपने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एक साथ पढ़ा, आपने रेस जेस्टे एक साथ पढ़ा। ये सब ऐसे कंप्लीट करके आप चलते चलो। ठीक है, जब आपने क्रिमिनल लॉ कर लिया तो उसके बाद आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस करना है, आपको करना है PIL, एंड देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन IPR एंड देन एनवायरमेंट, एंड उसके बाद अगर टाइम बचता है, ठीक है, अब ये सबकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन की स्पीड चल रही होगी, किसी का सब कुछ हो चुका होगा, किसी का बीच में होगा, किसी का बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ठीक, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। जिसका सब कुछ हो गया है वो आराम से रिवीजन करे, जो बीच में कहीं है वो इंश्योर करे कि उसका इतना और इतना पोर्शन हो चुका हो, और जिसने कुछ नहीं किया है प्लीज आप इंश्योर करें कि आप एटलीस्ट ये और ये और ये एंड ये, ठीक है, कम से कम ये 4 चीजें पढ़ के जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड PIL। ठीक है, इतना तो आप पढ़ के जाओ ही, क्योंकि इतना नहीं पढ़ के जाओगे तो आप कहीं पर भी आसपास भी नहीं भटक सकते हो कट ऑफ के। ठीक है, सो ये आपको कैटेगरीज पहले पता होनी चाहिए। ये हो गई प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से। मेन फोकस मैंने आपको बताया, आपका मेन फोकस जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर होगा। ठीक है,
ये तो करना ही है। आपका मेन फोकस क्रिमिनल लॉ पर होगा, मैं अब उसमें भी छांट के बता रही हूँ। आपका मेन फोकस थर्ड होगा जूरिस्प्रूडेंस पे, एंड आपका होगा PIL पे, प्लस आप कर लो इन्वायरमेंट पे, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया है तो काफी हद तक आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें, क्योंकि रिलेटेबल होती हैं, ठीक है। कभी कभार मिला जुला के सब पूछ लेते हैं, इसलिए इतना तो आपको करना ही है। ये मेन फोकस एरियाज हो गए जहां पर आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, थारो स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी देखोगे, यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है वो भी पता होना चाहिए, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हो रहे हैं उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। नाउ गलती आपको क्या नहीं करनी है, मैं ये कंबाइन बता रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना है। पता लगा आज मुझे पता चल रहा है, आज मुझे अरे मुझे तो पेपर देना है 24 में, तो बैठना है मुझे, ठीक है। अब पता लगा अक्टूबर में जाग रहे हैं, दिसंबर में पेपर देना है, और फिर भी पूरा सिलेबस लेके बैठ गए, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, ठीक है। यू नीड टू नो दिस। आप सबके हिसाब से नहीं चलते सकते हो, आप सबकी स्पीड को मैचअप नहीं कर सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना मेरे पास कितना टाइम है, मेरी तैयारी कितनी है, मुझे आता कितना है, एंड उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना के उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। अगर अभी भी आप जाग चुके हैं कि मुझे देना है, तो भी आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे। यू नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड उसमें से आप ये समझने की कोशिश करोगे कि कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। किस तरह के टॉपिक्स पूछते हैं, क्या कंसेप्चुअल ज्यादा होता है या फैक्चुअल ज्यादा होता है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी इन सब पे वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो पेपर का लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है, जब क्वेश्चन कम होते हैं तो लेवल अप हो जाता है। ये सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, और आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज वेरी वाइजली व्हाट टू पिक एंड व्हाट टू स्किप। बहुत क्लियर कट आपको ये मालूम होना चाहिए, मुझे हाँ ये पढ़ना है टिक, ये पढ़ना है ये टिक, ये नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि 19(1)(a), अब आपके पास अगर समय कम है, ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ। आपको मालूम है कि आर्टिकल 19(1)(a) से लेकर आर्टिकल 19(1)(g) तक दे रखा है, ठीक है। अब आपके पास अगर समय कम है तो आप बस 1A तक पढ़ो ना, आप फिर आगे क्यों पढ़ रहे हो, आगे आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसने कहा है 12 से 35 पढ़ो फंडामेंटल राइट, आप 17-18 बीच में छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद जो है 20 ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, 22 ऊपर ऊपर देख सकते हैं, ठीक। तो सारे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए नहीं है। आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स, और आपको वही ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि मेजर लॉज जो हैं आपके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, क्रिमिनल लॉ, इन सब में तो फिर भी आपको एटलीस्ट 70% जो टोटल सिलेबस होता है, जनरल जो सिलेबस होता है, उसका 70% तो कवर करना ही पड़ेगा। बाकी 30% आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो माइनर होता है ना, उसका कहीं 30% इंपॉर्टेंट होगा एंड 70% आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी दृष्टि से देखूं, फिर मैं जाके लैंड लॉ को भी उसी दृष्टि से देखूं, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर देखना पड़ेगा, प्रोविजंस को समझना पड़ेगा, केस लॉस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पैसेजेस उसमें से पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से 4 पैसेज आ रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ना एज कंपैरिजन टू लैंड लॉ, अगर उससे खाली एक आ रहा है तो। आपको भी मालूम है कि यहाँ पर ये कितना हो सकता है, 40 नंबर हो सकते हैं, और यहाँ पे खाली कितने हो सकते हैं, 10 नंबर हो सकते हैं, ठीक। तो डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको, अपने सिलेबस को खुद को पढ़ते टाइम भी डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा कम ध्यान देना है। अच्छा, ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू, दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज, ठीक है। हर किसी के लिए सेम नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग, पता लगा आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया दिन रात उसी को पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। अब आपको वीक पे फोकस करना है, वीक को और स्मूथ कर करके, अच्छे से पढ़ पढ़ के, बार बार रिवाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग के लेवल पे लाना है, और स्ट्रॉन्ग को रोज रिवाइज करके कम से कम उसकी स्थिति को मेंटेन रखना है, स्टेटस को रखना है उसका, ठीक है। उसको बर्बाद नहीं होने देना है कि पता लगा हमें तो आता है और ऑन द डी डे माइनर में, तो माइनर अगर मान लो नहीं आता था तो माइनर में तो कमाल कर गए, और जो मेजर था कॉन्स्टिट्यूशन जिससे मान लीजिए 40 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने उसी में गोबर कर दिया, ठीक है।
तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग रखने के लिए रिवीजन जरूरी है और जो वीक है उसको स्ट्रांग के बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एडिशनल वर्क आपका क्या होगा कि आपको लाइव लॉ और बार एंड बेंच डेली विजिट करना है। आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते हो, किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेली लाइव लॉ पर एक बार जाओ, बार एंड बेंच पर एक बार जाओ, ठीक है। दोनों में से एक भी अगर फॉलो करते हो तो ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किसकी भाषा ज्यादा समझ में आ रही है। कभी आपको बार एंड बेंच अच्छा लग सकता है, कभी आपको लाइव लॉ अच्छा लग सकता है, ठीक है। कभी मान लीजिए लाइव लॉ में कोई जजमेंट ओपन नहीं हो रहा है, फ्री एक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो बार एंड बेंच में ओपन हो गया। बार एंड बेंच में नहीं हुआ तो लाइव लॉ में हो गया, दोनों में नहीं हुआ तो फिर गूगल करो, कहीं और पे मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन कानून वगैरह ऐसे होते हैं जिसपे सारे केस लॉज अवेलेबल होते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं ये कह रही हूँ कि आदत डालो, दिस शुड बी योर हैबिट, कि आप डेली जाके समझ रहे हो, आप डेली वहां पर उस वेबसाइट पे जाके डेली देख रहे हो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, क्या हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, क्या टिप्पणियां हो रही हैं। आपने देखा होगा कि आज जज ने ये कहा, जज ने वो कहा। ओपिनियन वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए व्हेन यू आर गिविंग क्लैट पीजी, क्योंकि क्लैट पीजी के एग्जाम में जो पैसेजेस आते हैं कभी कभी वो किसी लॉ से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट दे दिया या किसी भी डिबेट से उठा के अगर दे दिया, तो आपको वहां पर ओपिनियन के बारे में मालूम होना चाहिए। हो सकता है आप जिस डिबेट के बारे में अभी पढ़ रहे हो, क्या पता वही पूछ लिया जाए, उसी का एक एक्सट्रैक्ट निकाल के आ गया, ठीक है। मान लीजिए कोई मीटिंग हुई है, मीटिंग में किसी एक मुद्दे पे बात हो रही है, फॉर एग्जांपल यूसीसी के लिए अगर कमीशन बैठ रही है, कुछ बातचीत है, कल को ये पब्लिक होता है, तो पब्लिक होने के बाद अगर ये आ गया पेपर में तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहना इज इम्पोर्टेंट। मेरे इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी वेरी मच फेमिलियर विद दीज थिंग्स। आपको पढ़ते रहना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे कि मैं तो बस वही पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल 21 बाबा आदम के जमाने से क्या कहता है। यू नीड टू नो कि आज की डेट में आर्टिकल 21 क्या कह रहा है। यू नीड टू नो कि भाई आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन जो पहले दे दी गई, हम समझते हैं प्रदीप कुमार विश्वास में बदल दिया, अजय हासिया को, आर डी शेट्टी को सपोर्ट किया अजय हासिया में, लेकिन क्या प्रदीप कुमार विश्वास को भी पलटने के लिए कोई केस आया है? क्या फर्दर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट की डेफिनेशन में आई है या हटाई गई है? ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली फॉर क्लैट पीजी। ये तो मैंने कुछ नाम लिख दिए, ठीक। अब इसके अलावा आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ये तो हो गए आपके मेजर, ठीक है, जो आपको बहुत सॉलिड दे रहे हैं। आप एससीओ भी कर सकते हो, आप एससीसी ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये थोड़े ज्यादा चर्चित वाले हैं, ठीक है, जो इजी होता है, जनरली लोग फॉलो भी करते हैं, तो ट्राई टू फॉलो दीज टू। एंड इसके अलावा कुछ कर सकते हो फॉलो तो करो, बट फॉलो का मतलब ये नहीं है कि जाके बस फॉलो पे बटन पे दबा दिया और कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब है कि डेली उस पर एक बार विजिट करो, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा दो, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गो थ्रू द न्यूज़पेपर वंस डेली। न्यूज़पेपर एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज करंट इशू मार्केट में क्या चल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। करंट इशू मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दों पे ज्यादा बात हो रही है। अब यूसीसी है जो हर जगह दिख रहा है, तो न्यूज़पेपर में भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर कहीं पर कोई मर्डर हुआ है, तो आपको अगर उससे उसको पढ़ते अगर आपको कहीं पर कुछ प्रोविजन याद आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हाँ यहाँ पे मर्डर हुआ था और इसके चलते ये धाराएं लगाई गई, उस पर्सन को कन्विक्ट किया गया, अब आपको एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ कुछ भी कोई भी लेजिस्लेशन है, या फिर अगेन मैं डिबेट की बात करूंगी, न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में आपको बहुत दिखते हैं लोगों के राय, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस लेजिस्लेशन पे प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, ये पूछी जा सकती है पेपर में, ठीक है। ये आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। 4 कॉन्स दे दिए और बताया कि, या फिर 2 प्रोज दे दिए, 2 कॉन्स दे दिए, कि आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द इंटरप्रिटेशन, आपके हिसाब से इस लॉ का इम्पैक्ट क्या होगा लोगों पर, ठीक। तो आपको ये सब प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि जो भीड़ है, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी पब्लिक है, उसके बीच में उस लॉ को लेके या उस केस को लेके क्या है, क्या मत है, इसके बारे में आपको बहुत ही क्लियरली पता हो। न्यूज़पेपर अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो है वेल वर्स्ड हूँ दुनिया में क्या चल रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि मैम हमारे यहाँ तो करंट अफेयर्स नहीं आता, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? करंट इश्यूज तो आते हैं ना, करंट अफेयर्स तो यूजी के बच्चों में आते हैं, तो वहां तो 1 लाइनर होता है, 1 वर्ड आपको आंसर पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो भाई पूरा का पूरा पैसेज अगर करंट से उठा के दे दिया, तो अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या करोगे? यू विल लूज दैट मार्क्स ना। यहाँ तो एक पैसेज पे 10 क्वेश्चन है ना, 12 क्वेश्चन है,
तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको समझना, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जितने टॉपिक्स न्यूज में आ रहे हैं आपको वो पता रहने चाहिए। देन रिसेंटली इनैक्टेड और अपकमिंग लेजिस्लेशंस पर ध्यान देना है। रिसेंटली इनैक्टेड मतलब जो बन चुके हैं, ठीक है, जो बन के तैयार हुए हैं, अब उसमें इंक्लूड होता है अमेंडमेंट आपका, ठीक है, अगर रिसेंट में कोई अमेंडमेंट आया है। अब अपकमिंग में जैसे कि जो बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बिल तैयार होके है, या फिर अपकमिंग लेजिस्लेशन, आपको मालूम है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट पे काम हो रहा है, ठीक, तो अब आप जब पुराना पढ़ रहे हैं तो आपको उसके कॉन्स के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस अमेंडमेंट का ही कोई प्रोविजन डाल दिया पेपर में और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर अमित शाह जी ने क्यों कहा कि पूरे क्रिमिनल लॉ को बदलने की जरूरत है, ठीक है, तो आपको ये पता हो कि पुराने लॉ में क्या बुराई थी जो नए लॉ को लाने की जरूरत थी। अगर आपने देखा हो तो एमटीपी एक्ट जो है, ठीक है, वो आपका बहुत पुराना है, लेकिन अभी हाल ही में 2021 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। अब इसी पर और केस लॉज भी आए हैं कि अनमैरिड वुमेन 24 वीक्स तक क्या करा सकती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती है। मैंने आपको ये वाईटी चैनल पर ही हमारे ये वीडियो भी है इस केस का, ठीक है, आप वहां पर जाके भी देख सकते हो। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ये केस था, इस केस का एनालिसिस आप देख सकते हो डिटेल। तो 24 वीक्स तक करा सकती है, ये केस दिया। फिर अगेन अभी कल परसों में एमटीपी एक्ट को फिर एंटरटेन करते हुए कोर्ट ने रेप विक्टिम के लिए बोला है कि जो रेप विक्टिम है, अगर शी इज कैरिंग द बेबी ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है, तो वो उसको कैरी करना चाहती है या टर्मिनेट कराना चाहती है, उसकी चॉइस है। तो अब क्या है, एमटीपी एक्ट न्यूज में आ गया ना, एमटीपी के रूल्स न्यूज में आ गए, क्योंकि दोनों जब आप पढ़ोगे, मैंने दोनों का एनालिसिस वाईटी चैनल पे किया है, प्लीज जाके देख लेना, ठीक है, तो आपको ये दोनों पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि एमटीपी के जो रूल्स थे जिसमें एक्सेप्शन रखा गया कि किन वुमेन को 24 तक अलाउड है। अब रेप के केस में यहाँ पर क्या था कि 24 वीक्स के बियॉन्ड उसकी प्रेगनेंसी हो गई थी, तो ये हुआ क्या अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली आया तो वही एक्ट ना। अब क्या हो रहा है, अगर ये एक्ट आया न्यूज में तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये केस लॉज हैं कि ये केस लॉ अगर पूछ लिया गया तो फिर इससे मिलता जुलता ये एक्ट आपसे पूछा जाएगा। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी शायद लास्ट टाइम आया भी था। इंपॉर्टेंट इज व्हाट लिंकिंग द लॉज, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपसे कहा कि आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ के 3 पार्ट, एक है आईपीसी, एक है सीआरपीसी, एक है एविडेंस। जनरली एविडेंस को क्रिमिनल लॉ, वैसे क्रिमिनल लॉ मैनुअल जब हम पढ़ते हैं तीनों में ही होता है, बट एविडेंस का नेचर है एडजेक्टिव लॉ, ठीक है, जो प्रोसीजरल और प्रोसीजरली बेसिकली है, बट सब्सटैंटिव का थोड़ा नेचर रखता है, बस इसी वजह से थोड़ा अलग कैटेगरी में आ जाता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर अब आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आईपीसी में कोई ऑफेंस डिफाइन है, आपको मालूम है कि ऑफेंस डिफाइन है, उसकी पनिशमेंट दे रखी है, तो आपको ये भी पता है कि उसका प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आपको पता है कि उसको प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये तीनों का जो लिंकअप है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू आर स्टडीइंग कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी की चीजें होती हैं वो प्रॉपर्टी लॉज में जाती हैं, ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो जब आप गिफ्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि हिंदू लॉ में गिफ्ट दे रखा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी टीपीए में हिंदू लॉ का गिफ्ट दिया है, लेकिन जब व्हेन यू टॉक अबाउट द मुस्लिम तो आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम का जो हिबा है वो मुस्लिम लॉ में है, वो टीपीए में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन कर पाओ तुरंत क्विक। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में कंपेंसेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई टॉर्ट्स में भी कंपेंसेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रिमोटनेस है, तो आप उसको टॉर्ट का अगर कोई केस आ रहा है तो उससे डील करोगे, कनेक्ट आप उससे करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये है पूरा जो लिंकिंग ऑफ लॉस की मैं बात कर रही हूँ, कि पता लगा एक चीज पढ़ रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो भी रहा है, तब भी जहमत नहीं उठा रहे हैं कि जाके दूसरी वाली बैराक खोल के देख लें, समझ रहे हो आप। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उसको एक साथ लेके बैठो। जब भी टाइम टेबल अपना बनाए, मैंने कुछ वीडियोस पीछे, आप जाना वाईटी चैनल पे देखना, तो वहां पर मैंने आपको ये भी बताया है कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, ठीक है। फर्दर टाइम टेबल भी बना के दे दूंगी आगे की वीडियोस में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक जैसे नेचर के सब्जेक्ट रखो। अब ये नहीं है एक तरफ सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, एक तरफ सीपीसी पढ़ रहे हैं, भाई सीआरपीसी के साथ आईपीसी एविडेंस देखो ना, क्योंकि जब दिमाग क्रिमिनल चल रहा होगा उस टाइम सिविल कैसे हो जाएगा। सीपीसी पढ़ रहे हो तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो, उसके साथ टॉर्ट्स पढ़ सकते हो, उसके साथ प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो, ठीक। तो कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक ठाक लेके कृपा करके चलें। रिसोर्सेज अपने चेंज मत करें। मान लीजिए आज एक बढ़िया सी गाइड एकदम लेके आ गए भैया, जिसमें 20 साल के पेपर हैं और लगाने बैठे, ठीक,
कल मेरी फ्रेंड को मैंने देखा कि वो दूसरी गाइड लगा रही है, एक गाइड ही मैं लेके आई, पता लगा कल वो दूसरी गाइड मैंने उसके पास देखी, वो कह रही हाँ यार क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है। ठीक, अब गए मार्केट में, वो भी उठा लाए। एट द एंड पता क्या चलता है कि दोनों रखी की रखी रह गई, खाली एक एक पेपर लगा पाए थे। कोई फायदा हुआ नहीं ना, सिर्फ क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बर्बाद हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप रिसोर्सेस अपने सेलेक्ट कर रहे हो उसी वक्त आपको बहुत क्लियर रहना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप अपनी, हर एक इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को समझने की, वो डिफरेंट होती है। कोई है जिसके लिए इंग्लिश एक डिफिकल्ट होगा, वही इंग्लिश किसी के लिए ईजी होगी। तो आप अपने हिसाब से उस बुक को चूज करें। जैसे हर एक एग्जाम की, अगर हर एक पेपर की बुक देखें तो उसमें काफ़ी हाई फाई राइटर्स की भी आती हैं, लेकिन काफ़ी लो की भी आती हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आप उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, ये नहीं आज एक लिया, कल को फ्रेंड ने बोल दिया, उसने यार ये ले लो बहुत अच्छी है तो हमने ले लिया। ऐसा करने से क्या होगा, सिर्फ गड्डी लगती चली जाएगी एंड आप एक पे जो है पर्टिकुलर स्टिक नहीं रह पाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा। डेली प्रैक्टिस ऑफ 240 क्वेश्चंस। मैम आप 240 क्यों कह रही हैं, 250 भी नहीं कह रही हैं, आप 120 भी नहीं कह रही हैं, आप 100 भी नहीं कह रही हैं। ठीक है, देखो रीजन ये है, आपका पेपर है 120 क्वेश्चन का। ठीक है, 120 क्वेश्चंस का पेपर है जिसमें ऑब्वियस सी बात है पैसेज रहेगा और पैसेज के बाद प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो आप फिर 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए डेली। ठीक, लेकिन अगर आपके पास ये वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई जुडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, नेट के पेपर लगा रहे हैं, कोई भी अलग एग्जाम के, एलएलएम के दूसरे जगह के लगा रहे हैं पेपर्स, वहां पर कोशिश करो कि 120 मिनट में 240 लगाओ। 120 मिनट में 240, चलो 240 ना सही 200 लगाओ, या फिर यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, 150 मिनट में 240 लगाओ। ठीक है, क्यों, इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी उन क्वेश्चंस को लगाने की, क्योंकि पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क है। कई बार होता है पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पर आए, फिर भूल गए पैसेज में क्या लिखा था, फिर वहां ढूंढने गए, फिर जब सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं तो फिर वापस जा रहे हैं, थर्ड पे आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं। अरे भाई, अगर 2 मिनट पैसेज के लिए रखा था तो वो दो 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 ऐड ऑन होते हुए 10 क्वेश्चन के लिए वो 20 मिनट बन गया। समझ रहे हो, 20 मिनट में तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, आप और क्या करोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्पीड बहुत जरूरी है और बहुत थॉरली पैसेजेस को नहीं पढ़ना है। पैसेज को पढ़ के एक आइडिया लेना है टॉपिक का कि किसके बारे में बात कर रहा है, बस एक आइडिया लिया, ऊपर ऊपर से देख के फिर आगे आगे क्वेश्चंस पढ़ लिया फटाफट, फिर अब आप जाके पैसेज में देखिए कि आपको आंसर क्या इसका मिल पा रहा है। अगर वो फंडामेंटल्स पूछ रहे होंगे तो आपको तो पैसेज में बताने की जरूरत ही नहीं है, जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चंस में जिसमें कोई इंटरप्रिटेशन पूछना जा रहे हैं जजेस का, तो उसके लिए आप पैसेज को रेफर कर सकते हो। ठीक है, नाउ डोंट डिले प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। ये मत सोचना कि अभी मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। मैं सच बता रही हूं, आप एग्जाम के दिन तक की बात कर लो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है कितना भी ट्राई करो, आप कभी भी तैयार नहीं होते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको ये काम साथ साथ में करना है, एक तरफ आप सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा कि डेली 240 क्वेश्चन लगाइए, और अगर पैसेज वाला सॉल्व कर रहे हैं तो 120 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन लगाइए। ये मैटर नहीं करता कि आपको वो क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक उसमें ऐसा है जो आपने पढ़ा नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत करोगे, नहीं आता होगा, तो जब नहीं भी आता होगा तो दिमाग में ज्यादा बैठेगा कि अभी ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये जब नहीं आता था तो मैंने इसको सॉल्व किया था। तो उसके लिए एक अलग कॉपी बना लो, वहां नोट करते रहो कि मैंने क्या टॉपिक अभी तक पढ़ चुका है और क्या मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव नॉट डन। वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जो पढ़ा था उसमें कितना गलत किया, जो नहीं पढ़ा था उसमें कितना गलत किया, क्या उसमें भी कुछ सही करा है। अगर हाँ यहाँ पे मैं सही कर ले गया तो क्या पता कल को वहां पर कोई ऐसा पैसेज आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो भी मेरी फ्रीक्वेंसी को मैं समझ पाऊंगी कि कितने में से कितने सही। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पैसेज आया जो मुझे नहीं आता है, मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ मान लो, तो घर में अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ डेली मान लो, ठीक है, उसमें 12 पैसेज मान लो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अब 12 में से हर रोज क्या होता है कि 2 पैसेज ऐसे निकल जाते हैं जो टॉपिक में अभी पढ़ ही नहीं पाई हूँ, यानी कि एक पैसेज में 10 क्वेश्चन होते हैं, विच मीन्स कि 20 क्वेश्चन मेरे रोज ऐसे ही जा रहे हैं। लेकिन मैं अपना थोड़ा बेसिक एक्यूमेंट लगा के, लीगल एक्यूमेंट को यूज करते हुए मैं जब इसको सॉल्व करती हूँ
तो 20 में से मेरे 10 सही हो जाते हैं। अब मुझे क्या समझ में आएगा कि फिर वहां पे मुझे एक्यूरेसी लेवल क्या रखना है कि जब मैं कल को पेपर वहां दूंगी, ठीक है, तो इन दैट केस मुझे ऐसे करना है कि मैं सारे अटेम्प्ट ना करूं, मैं 20 में से अगर मेरे 10 सही हो रहे हैं तो मुझे जिसमें स्ट्रांग फीलिंग आ रही है मैं खाली उसको सॉल्व करूं, और अगर मुझे थोड़े में 2 में डाउट है तो फिर मैं रिस्क ले सकूं। ठीक, ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक प्रैक्टिस करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए मस्ट डू वाली प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक मॉक लगाइए मंडे को, एक मॉक लगाइए आप थर्सडे को। ठीक है, ऐसे कर सकते हो हफ्ते में 2 दिन। क्यों, बीच में जो 2 दिन है, फिर इधर जो 3 दिन है, वो आप एनालाइज करने में लगाओ, पेपर को समझो, कितने क्वेश्चन सही किए थे, कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी चली गई है, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये एक टेबल बनाओ, एक कॉपी अपने साथ सिर्फ एनालिसिस के लिए रखो, जिससे पता चलेगा कि 120 क्वेश्चन में आज जब मैं जुलाई में मॉक लगा रहा था तो मेरी इस तारीख को ये स्थिति थी, लेकिन जब मैं 30 नवंबर को लगा रहा हूँ लास्ट मॉक तो मेरी क्या स्थिति है। ये कंपैरिजन, ये अपना एनालिसिस, अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार करो, अपना रिपोर्ट कार्ड खुद करो, डरो मत, ये मत सोचो अरे डीमोटिवेट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं ना, अभी डीमोटिवेट होगे तभी तो मेहनत करते करते 30 नवंबर तक तैयारी कर पाओगे ना। बट अगर अभी सोचोगे हाँ सब सही हो जाए इसलिए मैं लगाऊंगा ही नहीं, मैं लास्ट में लगाऊंगा, क्या पता पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको साथ साथ ये काम करना ही है। साइमल्टेनियस रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जितना पीछे का पढ़ते गए हो उसको आगे कैरी ऑन करके रिवीजन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के रख दिया, अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो, इस टाइम अभी हो क्रिमिनल लॉ पे, ठीक है, अब क्या करो, डेली जब पढ़ने बैठो तो एक बार एक शिफ्ट, मैंने पिछले वीडियो में आपको शिफ्ट्स भी बताई थी, तो क्या करो, पहले सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करो, साथ साथ रिवाइज करते चलना है, ठीक है, आधा घंटा, हाफ एन आवर रिवीजन को दो, फिर अपना ये आज का टॉपिक पढ़ो, ठीक, फिर ऐसे ही आगे चलते चले जाओगे तो डिवाइड करते रहो, थोड़ा 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 रोज पीछे का मुझे देखते रहना है। अगर नोट्स बनाया होगा तो कोशिश करना कि नोट्स से रिवाइज करो, पूरा डॉक्यूमेंट फिर से लेके मत बैठना, पूरा फिर से फुल बुक्स लेके नहीं बैठना है, मैं बता रही हूँ बुक्स लेके नहीं बैठना है, अब वो टाइम चला गया है। जस्ट टेक आउट योर कॉलेज नोट, जस्ट टेक आउट योर एनी ऑफ द कोचिंग नोट जो भी आपके पास है, जस्ट टेक आउट कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको सच में नहीं समझ में आ रहा, यू आर ब्लैंक, तो हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन कर लो, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एटलीस्ट एक मटेरियल तो मिल जाएगा पढ़ने के लिए। डोंट डिस्ट्रैक्ट, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हो, कोई भी हो सकता है, बाय फैमिली, ठीक है, फैमिली कह रही है क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ये करने का, आईआईटी कर लेते हैं ज्यादा अच्छा हुआ होता है, एलएलबी भी कर लिया है, एलएलएम भी करना है, तुमको तो पढ़ते ही रहना है, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट इग्नोर, ठीक है। फ्रेंड्स, कुछ भी यार, मेरा तो यार क्या क्लैट वैट दे रहे हो, एलेट देते हैं, ठीक है, एनएलयू दिल्ली चलते हैं, अदरवाइज कहीं एनएलयू नहीं जाएंगे, अरे छोड़ो यार, इतने पैसे देके क्लैट क्यों करने जा रहे हो, सीयूईटी कर लेते हैं, ठीक है, कम पैसा लगेगा, हो जाएगा, नहीं, आप कहो कि मुझे पेपर देना है, मुझे बेस्ट देना है, जब सही समय आएगा तो आई विल चूज कि मुझे किस कॉलेज में एंटर करना है, मुझे स्टार्ट बेस्ट से करना है। डोंट फॉरबिट कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, गॉड फॉरबिट कि मुझे ना सिलेक्शन मिले या नहीं होता है यहाँ पे, तो मैं नीचे के ऑप्शंस पर जाऊंगा, बट अदरवाइज मेरा अप्रोच इज ऊपर के कॉलेजेस को सेलेक्ट करना, ठीक है। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, बेटा कितना पढ़ोगे, बेटा शादी कर लो, क्या करने का मतलब है, इतना क्यों पढ़ना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू कीप योर फोकस ऑन एंड सिर्फ तैयारी करते चले जाओ, तैयारी करते जाओ, सिर्फ पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, अभी 5 महीने से थोड़ा सा कम है, बट स्टिल टाइम है, यू हैव द टाइम, बहुत फायदा है, जब लास्ट में कम टाइम होता है ना, अगर उस टाइम पे हम एकदम फोकस होकर हम सही स्ट्रैटेजी के हिसाब से तैयारी करते हैं ना, सिलेक्शन आपको बिल्कुल कहीं से भी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोकेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप फोकस ज्यादा हो ना, आप अर्जुन हो, आप मछली की आंख खाली देख रहे हो, जब आपके पास समय होता है तो आप दुनियादारी मछली पूरी देख रहे होते हो, लेकिन जब आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ आंख को देख रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, भले वो कोई भी हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, किसी से फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बी फोकस, कह दो कुछ टाइम के लिए गिव मी द पर्सनल स्पेस, ठीक है, और मैं जरा कुछ टाइम के लिए पढ़ना चाहता हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो, ठीक है,
हाँ ठीक है, तुम लोग जो कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, अगर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं निकला, ठीक है, ऐसा भगवान न करे आपका ऐसा हो, आप तैयारी कर रहे हो, बट अगर चीज़ें ऐसी नहीं होती तो फिर मैं, लेकिन ये बोलना नहीं है। अब मन में रखो, ठीक है, कि हाँ मैं सुन सबकी रहा हूँ, हो सकता है किसी की एडवाइस मेरे लिए कल को हेल्पफुल हो जाए अदरवाइज सर्कमस्टेंसेज में, बट आपको ये कहना किसी से नहीं, आपको कहना नहीं मेरा होगा, डेफिनेटली होगा। नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। नेगेटिव मार्किंग जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग आपको पता होनी चाहिए कि है, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करो और एनालाइज करो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, भले आप किसी बुक से उठा के, गाइड को उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो भी आप आखिरी में ये देखो कि अगर आप कितने क्वेश्चन आपने लगाए, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कम से कम 120 प्लस 120 इस तरीके से रखो, ठीक है, और मिनट्स रख सकते हो 120 मिनट्स। अब ये नहीं है वन लाइनर वाले लगा रहे हैं तो भी 120 मिनट में लगा रहे हैं, इन दैट केस कोशिश करना कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, दिस वुड बी द परफेक्ट टाइमिंग। अगर सिर्फ वन लाइनर वाले क्वेश्चन लगा रहे हो, पैसेज बेस्ड लगा रहे हो, डेफिनेटली फॉलो दिस अप्रोच, ठीक है। सो दिस इज ऑल जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि ये वो टाइम है जब जहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए कहूंगी कि अभी भी टाइम है, प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म भर दो, ठीक है, यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट, सिर्फ अपने में कॉन्फिडेंस रखना है, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना है, एंड यू कैन मेक दिस। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करते रहो और बस लगे रहो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, दिस शुड बी योर सोल मोटिव, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा, लगा होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह की स्ट्रैटेजी वीडियोस और हम लेते आएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है 3 दिसंबर 2023 को। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू।